हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है मिट्टी, उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई। इससे संबंधित 63 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको कराऊंगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम से मिलेंगी और जो अब संडे आएगा उसमें आप लोगों का मैराथन क्लास रहेगा। 8 to 12 आवर का क्लास उसमें देखने को मिलेगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस क्षेत्र में भूरी वन मिट्टियां पाई जाती है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर भूरी जो मिट्टी होती है ना वो पाई जाती है? यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, निम्न हिमालय। जो निम्न हिमालय वाला एरिया है, क्षेत्र है, वहां पर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? भूरी वन मिट्टी देखने को मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना, इसने मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भिन्नताओं के कारण जो है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। कौन कौन सी मिट्टी? एक है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, पीट व दलदलीय तथा लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, इन्हें इसमें बांटा है। अगर बात करो इस विभाजन के अकॉर्डिंग, ये तो हो गया है भारतीय कृषि अनुसंधान ने देश की संपूर्ण, ये ना पूरे इंडिया की है, पूरे इंडिया की जो मिट्टी है उसको 8 भागों में बांटा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसकी? अपने उत्तराखंड की, हमारे प्यारे से उत्तराखंड की मृदा को, पर्वतीय वनीय मृदा है। हमारी उत्तराखंड की मृदा कैसी है? पर्वतीय वनीय मृदा, जो कि क्या है, अभी भी अविकसित अवस्था में माना गया है इसे। और इस जो हमारे उत्तराखंड में मृदा पाई जाती है, इसमें किस चीज की कमी होती है? चूना और फास्फोरस की। पूछेगा कि उत्तराखंड की जो मृदा है वो कैसी है? पर्वतीय और वनीय प्रकार की है। और इसमें किस चीज की कमी देखने को मिलती है? चूना और फास्फोरस की कमी। किसकी अधिकता पाई जाती है उत्तराखंड की मृदा में? आपको सीधे याद करना है, जीवाश्म की अधिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है? ऐसी कौन सी मृदा है जो कृषि के लिए जो है उपयुक्त नहीं मानी जाती है? यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, जो कि आपका तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में आपको मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी? भावर मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी? भावर मृदा या भावर मिट्टी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, थर्ड का हो जाएगा सी, है ना। ये भावरी जो प्रकार की मिट्टी होती है ना, ये आपको तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में देखने को मिलती है। हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप से यहाँ पर क्या हो जाता है, जो मिट्टी के कंकड़ पत्थर और मोटे जो बालू होते हैं ना, वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। काफी छिछली होती है ये। इसी कारण क्या होता है, जब छिछली होगी तो इसमें क्या होगा, जल नीचे नहीं जाता है। जल नीचे, इसमें जल छिछली ज्यादा होती है इसलिए जल नीचे चला जाता है और कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती है। इसमें खेती अच्छी नहीं होती है। तो मृदा ऐसी कौन सी है जो अनुपयुक्त है कृषि के लिए? वो है भावरी मिट्टी। कौन सी है? भावरी मिट्टी। अब तराई मिट्टी की मैं बात करूं तो तराई राज्य के जो दक्षिणी भाग में, यानी कि देहरादून का जो दक्षिणी भाग, उधम सिंह नगर जो है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और राज्य की अन्य मिट्टियों की तुलना में यहाँ की जो मिट्टी वो अधिक परिपक्व है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी इस मृदा में मिलती है, तराई वाली मृदा में, ये ध्यान रखना है। और ये जो मृदा है ना, ये दलदली, नम और उपजाऊ होती है। साथ ही गन्ने और धान की पैदावार के लिए अच्छी होती है तराई मृदा। अब आया है यहाँ पर कौन सा भाई? लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो है ना, ये पहाड़ों की ढाल और पर्वतों के किनारे देखने को मिलती है। और दोमट मिट्टी की बात करूं तो ये जो शिवालिक पहाड़ियां हैं ना, उसके जो नीचे वाले ढाल और दून घाटी है ना, वहां पर
देखने को मिलती है ये वाली मिट्टी। और साथ ही जो आपकी दोमट मिट्टी होती है इसमें चूना, लौह अंश, जैव पदार्थ देखने को पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से दून घाटी में कौन सी मृदा या मिट्टी पाई जाती? अभी जस्ट बताया है, जल्दी से बताओ मुझे। स्पेशली आपसे पूछा है क्या कि ऐसी दून घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है टर्शियरी मिट्टी। टर्शियरी मिट्टी की मैं बात करूं तो ये शिवालिक की पहाड़ी और दून घाटी में देखने को मिलती है। हल्की बलुई छिद्रमयी होती है, यानी कि आर्द्रता को कम धारण करती है ये। इसमें वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है। आपसे पूछेगा कि टर्सरी मिट्टी में किस चीज की कमी होती है, तो जैव पदार्थों की मात्रा इसमें कम देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आया है ज्वालामुखी मिट्टी। ज्वालामुखी मिट्टी नैनीताल जिले का जो भीमताल वाला एरिया है ना, वहां पर पाई जाती है। और ये जो मिट्टी बनती है ज्वालामुखी मिट्टी, जो आग्नेय चट्टान होते हैं जब वो विदीर्ण होते हैं ना, उससे बनती है आपकी कौन सी? ज्वालामुखी मिट्टी देखने को मिलती है। ये मिट्टी हल्की एवं बलुई होती है, कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पर्वत के किनारों पर पाई जाती है? पर्वत के किनारों और ढालों पर कौन सी मिट्टी मैंने बताया था? आंसर ऑप्शन ए आपका लाल मिट्टी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले। आपसे ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो असंगठित होती है, तो लाल मिट्टी ही क्या है? असंगठित मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस भूमि में सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है? ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है? तो बताइए भाई। 6 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तलाव। कौन सा हो जाएगा? तलाव आपको ध्यान रखना है। देखो पर्वतीय कृषि भूमि जो है आपसे पूछेगा पर्वतीय कृषि भूमि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। कितने हैं? 3 प्रकार आपको ध्यान रखना है। और इनका जो विभाजन हुआ है राज्य के मैदानी भाग, कृषि भूमि का विभाजन मिट्टी की प्रकृति के आधार, यानी कि मिट्टी की जो प्रकृति है, नेचर है, उसके बेस पर जो है मिट्टी इसकी पर्वतीय भूमि को बांटा गया है 3 भागों में। पहली है तलाव भूमि, दूसरी है उपराऊ भूमि, और थर्ड है इजरान भूमि। क्या है? इजरान भूमि है। अब देखो यहाँ पर जो तलाव भूमि है ना, आंसर हो जाएगा तलाव भूमि सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है इसमें। ये भूमि घाटी के तलों में मिलती है, देखने को मिलती है, जहां सिंचाई की सर्वोच्च व्यवस्था है। उपराऊ भूमि 3 गुना अच्छी मानी जाती है। कौन सी? तलाव भूमि। तलाव भूमि जो है ना, यह भूमि उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है। उपराऊ भूमि की बात करूं तो ये असिंचित भूमि होती है जो ऊपरी भाग में मिलती है। इसके 2 भाग है, एक उपराऊ अव्वल, एक दूसरा है उपराऊ द्वयम। उपराऊ अव्वल उपराऊ द्वयम से 1.5 गुना अच्छी होती है। जो उपराऊ अव्वल होती है ना, उपराऊ द्वयम से अच्छी होती है। इजरान भूमि की बात करूं, थर्ड प्रकार है इजरान। वनों के बीच या किनारे की जो अपरिपक्व भूमि या पथरीली जमीन होती है ना, उसी को इजरान कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के आसपास की जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? घरिया। आपसे पूछेगा कि आसपास की भूमि को क्या कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में घरिया, और गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया कहते हैं। पूछ लेता है भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वनों से भूमि लगी जो वनों से लगी हुई भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? बुड़िया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अभी आगे आएगा, उसे ध्यान रखना। क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? बताओ। तो वनों से लगी भूमि मैंने जस्ट बताया था, बुड़िया। घरिया किसे कहते हैं? जो घर के आसपास की जमीन होती है उसे। और बिचलिया आपको बताया था, जो मध्य बीच वाला भाग, गांव के बीच की जो भूमि होती है उसे बिचलिया कहते हैं। और इजरान तो मैंने बता दिया, ये भूमि का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर, क्योंकि वनों से लगी हुई जो भूमि होती है उसे बुड़िया कहा जाता है। राज्य गठन से ठीक पूर्व राज्य में कुल कितनी सक्रिय जोतें हुआ करती थीं?
राज्य गठन से पहले राज्य में कुल कितनी सक्रिय जोतें हुआ करती थीं, ये आपसे पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य गठन से पहले कितनी यहाँ पर सक्रिय यानी कि एक्टिव जोतें हुआ करती थी, तो आप कहेंगे ऑप्शन हो जाएगा ए 9.26 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, 50 नाली कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 50 नाली कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? जल्दी से कमेंट कर दो कि 50 नाली कितना हेक्टेयर। तो आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 1 हेक्टेयर आपका 50 नाली होता है। निम्नलिखित में से किस खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं? कंटूर फार्मिंग कौन सी खेती को कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समोच्च खेती। जो समोच्च खेती होती है इसी को कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग कहते हैं। कंटूर फार्मिंग में क्या होता है? ढाल के ऊपर एक ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे कहते हैं कंटूर। जब पहाड़ी ढालों के विपरीत काल्पनिक रेखा क्या होता है, जब पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर खेती की जाती है उसे कंटूर या समोच्च खेती कहते हैं। इस विधि से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है? नमी सुरक्षित रहती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूसरण कम हो जाता है। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? समोच्च खेती को ही कंटूर खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल कृषि भूमि के लगभग 21.60% में होती है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, चावल। राज्य में कृषि नीति की घोषणा कौन से वर्ष हुई है? राज्य के अंतर्गत कृषि जो हमारा कृषि नीति है, इस कृषि नीति की घोषणा कौन से वर्ष में हुई है, ये आप लोगों को बताना है। और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? 2011 और 12 में हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अफ्रीकीय मूल का साकीय सुगंध युक्त पौधा है? इनमें से कौन एक अफ्रीकीय मूल का साकीय सुगंध युक्त पौधा है? वो है जिरेनियम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर क्या पैदा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है आपका सही आंसर होगा भाई यहाँ पर चाय। चाय जो है ना ये मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच, और चाय कहाँ का शब्द है? चाय है भाई चीनी भाषा का शब्द। राज्य में उत्पादित ऑर्गेनिक चाय को निम्नलिखित में से कितने देशों ने परीक्षणों के बाद श्रेष्ठ क्या किया है? श्रेष्ठ चाय घोषित किया है। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर। सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन 3। क्या हो जाएगा? 3। जापान, कनाडा, हॉलैंड। जापान, कनाडा, हॉलैंड, इन 3 देशों ने क्या किया है? हमारे राज्य में उत्पादित ऑर्गेनिक चाय को सर्वश्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ चाय घोषित किया है जापान, कनाडा, हॉलैंड ने। ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे उत्तराखंड में चाय के बागान स्पेशली अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली समेत 7 जिलों में उत्पादित होती है। लगभग 18 ब्लॉकों में 1000 से भी ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में चाय के बागान फैले हुए हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और चाय विकास बोर्ड की मैं बात करूं तो इसका गठन किस चीज के लिए हुआ था? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ कि उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड का गठन कौन से वर्ष में हुआ है? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 14 मार्च 2001 को की गई है? ऐसा कौन सा संगठन एजेंसी केंद्र है जिसकी स्थापना 14 मार्च 2001 को हुई है? सो आपको ध्यान रखना है वो है उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, गौवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए निम्न में से कौन से आयोग का गठन हुआ है? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ऑप्शन बी यहाँ पर गौ सेवा आयोग। सघन भेड़ विकास परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? सघन भेड़ विकास परियोजना कहाँ पर संचालित हो रही है? पौड़ी में। कहाँ पर हो रही है? पौड़ी में, आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? किन क्षेत्रों में हो रहा है? जहां पानी की उपलब्धता कम हो। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कार्य जो है ये कब शुरू हुआ है? तो ऊपरी गंगा नहर का जो कार्य है वो आधुनिकीकरण वो कब से शुरू हुआ है? याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा सी 1983। 1983 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। क्या हुआ? आधुनिकीकरण का काम शुरू हुआ। वैसे जो ये राज्य सबसे पुरानी नहर माना जाता है, इसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच में हुआ था। उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य में निम्न में से किस प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है? बताइए। सो यहाँ पर ध्यान रखना है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निजी भी हैं और प्राइवेट भी हैं और पब्लिक यानी कि सरकारी गवर्नमेंट भी है। आंसर हो जाएगा भाई सी, उपयुक्त दोनों। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी फुट है? जो टिहरी डैम है हमारा, इस टिहरी डैम की हाइट कितनी है? ये आप लोगों से पूछा है। 855 फुट की लगभग यहाँ पर आपका क्या है? टिहरी डैम की हाइट है। ऑप्शन हो जाएगा ए। टिहरी डैम में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई है? बताइए। देखो, जो हमारा टिहरी डैम प्रोजेक्ट था ना, इसका जो शिलान्यास हुआ वो 1972 में हुआ। 2006 और 7 में इसमें पहला फेज में इसका जो पहला चरण है वो पूरा हुआ था। और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई है? रुड़की में। सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में है। और इसकी स्थापना कब हुई है ये आपसे पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना हुई है 1928 में। ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन से वर्ष में किया गया है? जल्दी से कमेंट कर दो। सो 25 का सही आंसर बी, 8 अप्रैल 1854 को हुआ था। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि में मानव श्रम में पुरुषों का योगदान कितना प्रतिशत है? सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही आंसर 40%। उच्च मैदानी मृदा किस ऊंचाई से ऊपर पाई जाती? उच्च मैदानी मृदा किस हाइट से, ऊंचाई से ऊपर पाई जाती है? 4000 मीटर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। किस मृदा को एल्पाइन, चारागाह, पास्चर्स मृदा भी कहा जाता है? ऑप्शन बी, उच्च मैदानी मृदा। निम्नलिखित में से किस मृदा में जैव तत्व की अधिकता तथा चुनार व फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है? वन की जो भूरी मृदा होती है उसमें जैव तत्व, जीवाश्म तो पिलता ही है, बट चूना और फास्फोरस की कमी मिलती है वन की भूरी मृदा में। आंसर हो जाएगा डी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती? उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलती है? मैंने बताया भी था और सही आंसर होगा यहाँ पर, हमारे उत्तराखंड की जो मृदा है वो पर्वतीय अर्थात वनीय मृदा है। ऑप्शन सी। चारागाही मृदाएं कितने प्रकार की होती? जो चारागाही मृदाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं आपसे पूछा है। जल्दी से कमेंट कर दो भाई। सो यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा 31 का ऑप्शन सी, 5 प्रकार की आपको चारागाही मृदाएं मिट्टी देखने को मिलती हैं। राज्य में किस मंडल में कृषि भूमि अधिक पाई जाती है, यानी कि खेती के योग्य भूमि जो है कौन से मंडल में ज्यादा देखने को मिलती है? तो वो है हमारा कुमाऊं। चाय की खेती हेतु किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु की
आवश्यकता होती है। 33 का डी हो जाएगा, आर्द्र और उष्ण की। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म संतरा की नहीं है? ऐसी कौन सी किस्म है जो संतरा की नहीं है? जहादरी। राज्य के कितने जिलों में चाय के बागान फैले हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उन जिलों का नाम भी बताया था और सही आंसर होगा सी, 7। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से कमेंट करो कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो सुमेलित नहीं है कौन सा? जल्दी से बताओ। कृषि विविधीकरण परियोजना कौन सा सही नहीं है? कृषि विविधीकरण परियोजना आपका सही नहीं। बाकी कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड दिसंबर 2000 में गठन हुआ है, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जून 2006 में गठित हुआ है, ये भी सही है। 8 जून 2006 में इसका गठन हुआ है। स्वयं सहायता समूह 2001 और 2 में इसका गठन हुआ है, ये भी सही। लेकिन मुझे जल्दी से आप ये बताओ कि जो कृषि विविधीकरण परियोजना है इसका गठन कब हुआ है? देखो, याद रखना है कि इसका गठन हुआ था 1998 में, लागू हुई थी 1998 में लागू हुई थी ये योजना केंद्रीय सहायता से। लेकिन मई 2001 में इस परियोजना को राज्य में लागू किया गया, तो 2001 होना चाहिए। बिकॉज देखो 20% केंद्रीय सहायता से तो ये परियोजना सितंबर 1998 में लागू की गई। अगर ऑप्शन में 1998 होगा और 2001 नहीं दिया होता है तो अब आप वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे 1998। लेकिन अगर 2001, क्योंकि हमारे राज्य में कंप्लीटली रूप से ये जो लागू हुई थी ना, वो मई 2001 से लागू हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, मुख्य कार्यालय है, वो देहरादून में है। तो आप आंसर कर, तो दोनों ही ईयर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट है, राज्य में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए मुनि की रेती में। अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि मुनि की रेती कौन से जनपद में है, कमेंट करके ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना के तहत उत्तराखंड की 5 अनाज मंडी समितियों का चयन हुआ है। निम्न में से कौन सी एक मंडी समिति में शामिल नहीं है? याद रखना है, 5 अनाज मंडी समिति में हरिद्वार था, काशीपुर था, गदरपुर था, सितारगंज था, किच्छा था। इनमें से कौन सा नाम मैंने नहीं लिया है? आप कहेंगे मैम रामपुर आपने नाम नहीं लिया था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, क्योंकि नहीं शामिल है वो वाला पूछा था, ऑप्शन बी, सॉरी। उत्तराखंड में आंचल ब्रांड उत्तर प्रदेश के किस ब्रांड की तर्ज पर शुरू किया गया? जल्दी से बताओ भाई, कई बार मैंने आप लोगों को कराया भी है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में पराग ब्रांड चलता है ना, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में आंचल ब्रांड चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40 का? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, पशुलोक। कौन सा हो जाएगा 40 का? सी, पशुलोक आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र स्थापित नहीं है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र न स्थापित जो है वो नहीं है, आपसे पूछा है, वो है सी, मुनि की रेती में नहीं है। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में किसने प्रोत्साहित किया था? राज्य के अंदर चाय की जो व्यापक स्तर पर चाय की खेती को प्रोत्साहित किया था 1835 में, वो किसने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा भाई 42 का बी, रॉयले ने किया था। किसने किया था? रॉयले, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 43 है, तलाव भूमि उपराव भूमि से कितनी गुना अच्छी होती है। मैंने जब प्रकार बताए थे तब वहां पर बताया भी था, और इसका सही आंसर होगा 3 गुना। किस वन नीति में निर्णय लिया गया कि 33% वन होने चाहिए। कौन सी वन नीति में निर्णय लिया गया कि 33% वन होने चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है वो है ऑप्शन बी 1998। बिल्कुल सही आंसर। किस संगठन के द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जनसमूह एकत्रित किया गया था। कौन से संगठन ने एकत्र किया था? आजाद पंचायत, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दादी अम्मा किसका उपनाम है। दादी अम्मा किसका उपनाम है। 46 का सही आंसर डी गौरा देवी का। दालियों का दगड़िया या दगड़िया नामक एक स्वयंसेवी संस्था है, इसका गठन किसने किया है, बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, दालियों का दगड़िया नाम का जो स्वयंसेवी संस्था है, इसका गठन किया है किसने? ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट ने किया है। किसने किया है? चंडी प्रसाद भट्ट ने। उत्तराखंड में वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में वृक्ष मित्र किसे कहते हैं? दामोदर सिंह राठौर, ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की कितनी प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है? 49 का यहाँ पर ए 69.77% गांवों में क्या करती है? निवास। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पाई जाती है? सो क्वेश्चन नंबर 50 एंड करेक्ट आंसर रुद्रप्रयाग। मैथा फसल की रोपाई का समय कब से कब तक माना जाता है? ये माना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, तो 15 से 30 जनवरी के बीच। 51 का सी। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रूप से भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, इनमें से विचलिया किस भूमि को कहा जाता है? ये पूछा जाता है भाई, विचलिया पूछा। आंसर डी मध्यवर्ती भूमि को। 8 बिस्वा कितने नाली के बराबर होता है? जैसे 50 नाली 1 हेक्टेयर था, ऐसे ही 8 बिस्वा कितने नाली के बराबर होता है? 1 नाली। 8 बिस्वा 1 नाली, 50 नाली 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कितने मुट्ठी भूमि के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर कितने मुट्ठी के बराबर होता है, ये आपसे पूछा। 800 मुट्ठी 1 हेक्टेयर। भोटिया जनजाति के साथ कौन सी जनजाति झूमिंग खेती करती है? सो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा राजी। राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया। अब देखो, ये भी तो पूछ सकता है कि राज्य में जो वन व्यवस्था है इसका शुभारंभ किसने किया? कमिश्नर ट्रेल ने करा, लेकिन कौन से वर्ष में किया? 1823 आपका सही आंसर। पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कौन से वर्ष किया गया? पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कौन से वर्ष में हुआ है? 4 सितंबर 1974 में इसका गठन हुआ। 57 का सी। अल्पविकसित कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो वो नहीं आता है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चकराता अल्पविकसित कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य में सर्वप्रथम ब्रिटिशों के द्वारा चाय की खेती का कार्य जो है ये कौन से वर्ष शुरू किया गया? 1824 में। राज्य में पर्वतीय भूभाग में कुल कृषि क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पड़ता है? ऑप्शन ए। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कौन से वर्ष किया गया है? क्वेश्चन नंबर 61। आंसर हो जाएगा बी, दिसंबर 2000 में हुआ है कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन, आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में किसान रत्न समाज योजना, सम्मान योजना जो है इसकी शुरुआत कौन से वर्ष में हुई है?
2010 में। एंड लास्ट क्वेश्चन, राज्य में पहला दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई। एंड कहाँ पर हुई आपसे पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा ये हुआ है हल्द्वानी में। कहाँ पर हुआ बच्चे? हल्द्वानी में। तो ये कृषि, मिट्टी से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड चैप्टर से थे 63 क्वेश्चन जिनको मैंने आपको करा दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। डेली आपका मॉर्निंग में 8 AM पर ही रहेगा। आज थोड़ा सा डिले हो गया था, मैं अपने घर गई थी और घर से मैं आई हूँ कल, तो इसी वजह से एक दो दिन वीडियो भी नहीं आया था आपका, लेकिन अभी कंटिन्यू आपका रहेगा, है ना। तो अभी आज तो भाई लेट आया, लेकिन कल से वही मॉर्निंग 8 AM पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और संडे में आप लोगों का रहेगा क्या? मैराथन, आपके लिए सरप्राइज। ठीक है, तो मिलते हैं मॉर्निंग में 8 AM पर। थैंक यू वेरी मच।